नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने भौतिक प्रदेश हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम राजस्थान का अपवा तंत्र हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपने अब तक भौतिक प्रदेश के वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर पहले भौतिक प्रदेश के वीडियो हैं वो देख ले हैं। तो अब अपन शुरू करते हैं राजस्थान का अपवा तंत्र। तो अपवा तंत्र के अंदर राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा राजस्थान के अपवा तंत्र को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें एक अरब सागर की तरफ जो नदियां गिरती हैं वो, दूसरा बंगाल की खाड़ी वाला और तीसरा है वो आंतरिक अपवा तंत्र है, जिसके अंदर जो छोटी छोटी नदियां आती हैं जो अपने रास्ते में ही लुप्त हो जाती हैं और अब उसका पानी है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो होता है आंतरिक अपवा तंत्र। तो इस तरीके से राजस्थान को 3 अपवा तंत्रों में बांटा गया। मुख्य रूप से 3 भाग हैं इसके: अरब सागर का अपवा तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र और आंतरिक अपवा तंत्र है। तो इसमें जो सबसे बड़ा अपवा तंत्र कौन सा है, यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे बड़ा अपवा तंत्र कौन सा है, तो आपको बता दूं कि कुल अपवा तंत्र का जो 60% है वो आंतरिक अपवा तंत्र के अंदर ही आता है, क्योंकि राजस्थान में जो छोटी नदियां हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इस वजह से जो आंतरिक अपवा तंत्र है वो 60% है। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है वो 17% है। कुल अपवा तंत्र का 17% है बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, और बाकी बसा जो 13% है वो अरब सागर का अपवा तंत्र है। तो इस तरीके से आपको अपवा तंत्र के बारे में ध्यान रखना है। सबसे बड़ा अपवा तंत्र है वो आंतरिक अपवा तंत्र हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं अरब सागर का अपवा तंत्र। इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कच्छ के रण के अंदर जो नदियां गिरती हैं वो, और एक खंबात की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियां। तो कच्छ के रण में एक तो अपनी लूणी नदी है वो गिरती हैं, और एक पश्चिमी बनास हैं जो सिरोही से उद्गम होती हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो लूणी और जो पश्चिमी बनास हैं ये कच्छ के रण के अंदर गिरती हैं, और जो खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती हैं उसमें साबरमती नदी हो जाएगी और एक माई नदी है वो हो जाएगी। इनका जल है वो खंबात की खाड़ी के अंदर गिरता है। तो अरब सागर के अपवा को आगे 2 भागों में डिवाइड कर पढ़ेंगे हम। और अब बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र देखते हैं। तो इसमें मुख्यतः 4 बड़ी नदियां हैं वो, उनका है वो अपवा तंत्र आ जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे संबल और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो, और बनास व उसकी जो सहायक नदियां हैं वो, और गंभीर और बाणगंगा, इनका जो पूरा अपवा तंत्र है, इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो सब आ जाएगा बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के अंदर। तो इनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। और जो आंतरिक अपवा तंत्र है इसके अंदर ये मतलब राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है इसके अंदर आंतरिक अपवा तंत्र की ज़्यादा नदियां हैं। पूर्वी भाग में तो हिमालय के उस साइड जो नदियां हैं वो लगभग बंगाल की खाड़ी के अंदर ही अपना जल प्रवाहित करती हैं, लेकिन जो पश्चिमी रेगिस्तानी भाग है उसके अंदर ये छोटी नदियां ज़्यादा हैं। तो यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान में आंतरिक अपवा है वो किस भाग में ज़्यादा हैं, तो पश्चिमी भाग में इनमें से अधिकतर नदियाँ हैं वो अरावली के पश्चिम में स्थित है। तो इसमें गग्गर नदी हो जाएगी, कांतली, कांकने, साबी, मेंथा या फिर जैसे मेंढा भी बोलते हैं जो सांबर में गिरती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। खारी नदी है, रूपारेल है, रूपनगढ़ नाला है, और फिर ये कुकुंद और रोहिली नदियाँ, ये बाड़मेर जैसलमेर की छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो ये सब आंतरिक अपवा तंत्र के अंदर आ जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और अब हम सबसे पहले जो सबसे बड़ा अपवा तंत्र है आंतरिक अपवा तंत्र, इनकी जो नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गग्गर नदी के बारे में। तो कई बार इसके उपनाम भी पूछते हैं, तो इसको मृत नदी भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं, चौतांग नदी भी कहते हैं, और ये प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसके अवशेष भी मानी जाती है। मृत नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मतलब जो हनुमानगढ़ है उसके अंदर आते आते ये लुप्त हो जाती है, तो इसलिए इसको मृत नदी भी कहते हैं। तो ये उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं मृत नदी कौन सी है, नट नदी कौन सी है। तो फिर हम जितनी भी नदियां पढ़ेंगे उसके अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। या तो नदी का उद्गम स्थल पूछते हैं कि कौन सी पहाड़ियों से उद्गम हुआ है, या फिर उसका प्रवाह क्षेत्र
कि किन किन राज्यों के अंदर उस नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो पूछते हैं, या फिर विलोपन पूछते हैं कि नदी कहाँ जाकर समाप्त होती हैं, और फिर कुछ उनकी जो अन्य विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम सभी नदियों का यही फॉर्मेट रखेंगे और इसी से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो घग्गर नदी है, उसका उद्गम स्थल है वो कालका की पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणी के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ कालका की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब होते हुए यहाँ पर राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ में प्रवेश करती हैं। हनुमानगढ़ के यहाँ पर हैं टिब्बी तहसील, कई बार ये भी पूछ लिया है। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी है उसका प्रवेश द्वार है। यहाँ से वो प्रवेश करती हैं और हनुमानगढ़ होते हुए गंगानगर में बहती हुई आगे पाकिस्तान के अंदर जो फोर्ट अब्बास है वहाँ तक चली जाती है। मुख्य रूप से नदी हनुमानगढ़ तक ही पहुँचती है, लेकिन कई बार ज़्यादा बारिश और बाढ़ की कंडीशन होने पर ही वो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुँच जाती है। तो हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील है इसका प्रवेश द्वार। और इसके बाद ये जो प्रवाह क्षेत्र हैं उसकी हमने बात कर ली है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से शुरू होती हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में दो हनुमानगढ़ और गंगानगर इन जिलों में बहती हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर विलुप्त हो जाती हैं। तो विलोपन में आप देख सकते हैं फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के अंदर है, वो नदी पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। इसीलिए तो इनको आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहते हैं, क्योंकि इनका जल है वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाता है। और इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं, इसके अंदर पहली विशेषता है कि ये उत्तरी राजस्थान की एकमात्र नदी है। क्योंकि साथियों आपको पता है बीकानेर और जो चूरू है इनके अंदर कोई भी नदी नहीं प्रवाहित होती है। वैसे तो देखें तो गंगानगर में भी नदी नहीं है, लेकिन ये जो घग्गर नदी है उसका जल कभी कभी गंगानगर में पहुंच जाता है। तो इसीलिए बीकानेर और चूरू के अंदर कोई नई नदी नहीं होने की वजह से ये जो घग्गर नदी है वो उत्तरी राजस्थान की एकमात्र नदी मानी जाती है। और फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो ये पाकिस्तान के अंदर जाती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली नदी है घग्गर नदी। और इसके अलावा आंतरिक जो प्रवाह क्षेत्र है इसकी सबसे बड़ी नदी है यह है घग्गर नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। और यदि पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है तो वो हो जाएगी कांतली नदी। लेकिन वैसे यदि पूछे कि आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो उसका आंसर है वो घग्गर नदी हो जाएगा। और इसके अलावा जो घग्गर नदी है इसके अंदर हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा और पीलीबंगा ये दो सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई थी हनुमानगढ़ के अंदर। कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यताएं हैं वो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। और एक जो हम पढ़ते हैं बनावली सभ्यता वो भी हरियाणा के अंदर इसी घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। बाकी तो घग्गर नदी के अप्पा क्षेत्र को राजस्थान के अंदर नाली बोला जाता है और पाकिस्तान के अंदर इसको बोलते हैं हकरा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार शब्दावली भी पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से अपनी घग्गर नदी है उसकी ये वो मुख्य जानकारी हो जाती है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में। तो आंतरिक अपवाह की नेक्स्ट नदी है कांतली नदी। कांतली नदी सीकर के अंदर बहती है। तो इसका उद्गम की बात करें तो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से इसका उद्गम होता है और प्रवाह है वो सीकर और झुंझुनू के अंदर है। शेखावटी में सीकर और झुंझुनू में कांतली नदियाँ बहती हैं। और आपको पता है चूरू के अंदर है वो कोई भी नदी नहीं है। तो सीकर और झुंझुनू में इसका प्रवाह क्षेत्र है कांतली नदी का, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और विलोपन की बात करें तो ये झुंझुनू की सीमा पर आते आते समाप्त हो जाती है, इसीलिए चूरू के अंदर नहीं पहुंचती हैं। तो चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं है। और कांतली नदी की प्रमुख विशेषताओं में बात करें तो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर के अंदर कांतली नदी के किनारे हैं और सुनारी सभ्यता है झुंझुनू के अंदर वो भी कांतली नदी के किनारे हैं। और जो पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक अपवाह की ये सबसे बड़ी नदी है, लगभग 100 किलोमीटर इसका प्रवाह है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो आंतरिक प्रवाह की जो सबसे बड़ी नदी है वो हो जाएगी घग्गर,
लेकिन यदि पूर्ण बहाव से पूछे तो उसमें कांतली नदी है वो हो जाएगी। और इसके जो प्रवाह क्षेत्र हैं उसको तोराबाटी नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तोराबाटी कहते हैं कांतली नदी के प्रवाह को। तो अब नेक्स्ट नदी है वो है कांकने नदी। ये जैसलमेर की छोटी सी नदी है, जिसे मसूरदी या फिर कांकनी नाम से भी जाना जाता है। कई बार मसूरदी नदी भी लिखा हुआ मिलता है। तो कांकने नदी का उद्गम है वो कोटड़ी गांव, जैसलमेर के अंदर इसका उद्गम होता है कोटड़ी गांव से, और प्रवाह है वो जैसलमेर में ही हैं, बाकी ज़िलों में ये नहीं पहुंच पाती हैं। सबसे छोटी नदी है, प्रवाह जैसलमेर के अंदर है। और विलोपन है वो बुझ झील, ये इंपॉर्टेंट है। बुझ झील आपको ध्यान में रखना है, जैसलमेर में है और बुझ झील के अंदर ये कांकने नदी है वो गिरती है। और इसकी विशेषताओं में मुख्य विशेषता यही है कि आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी है वो कांकने नदी है और इसकी लंबाई है वो सिर्फ 17 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर हो जाएगी, और पूर्ण बहाव की दृष्टि से देखें तो वो हो जाएगी कांतली नदी। और सबसे छोटी नदी यदि पूछे तो ये कांकने नदी है, जैसलमेर के अंदर 17 किलोमीटर ये हो जाएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं रूपनगढ़ नदी के बारे में। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो इसको आप जो मैं बता रहा हूँ वो याद कर लेना, क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। तो इसका उद्गम, रूपनगढ़ नदी का उद्गम है वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। नाग पहाड़ अजमेर से रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है। और प्रवाह की बात करें तो ये अजमेर और जयपुर के अंदर बहती है। नाग पहाड़ से उद्गम होता है और जयपुर तक जाती हैं, और जयपुर तक जाकर जो सांबर झील है उसके अंदर में वो गिर जाती हैं। और एक बात और है कि जो रूपनगढ़ नदी है उसके किनारे पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो रूपनगढ़ नदी के किनारे हैं। और एक इसके जैसे ही नाम की रूपारेल नदी है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका उद्गम है वो उदयनाथ की पहाड़ियाँ, सरिस का अलवर से इसका उद्गम होता है रूपारेल नदी का। और प्रवाह की बात करें तो अलवर और भरतपुर के अंदर इसका प्रवाह है, और भरतपुर के अंदर जो मोती झील है इसके अंदर है वो रूपारेल नदी विलुप्त हो जाती है। और मोती झील के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो समुद्री शैवाल होते हैं ना, समुद्री शैवाल, उनसे नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती हैं समुद्री शैवालों का प्रयोग करके मोती झील भरतपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर क्वेश्चन बन चुका है। तो रूपारेल नदी के बारे में भी आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब अपन देखते हैं मेंथा नदी के बारे में, जिससे कहीं कहीं मेंढा नदी भी लिखा हुआ मिलता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही नदी है। मेंथा नदी की उद्गम की बात करें तो मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, जयपुर से इसका उद्गम होता है। म से मेंथा नदी और म से मनोहरपुरा, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। इनका उद्गम मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, उसके अंदर कई बार सेम क्वेश्चन आते हैं। इस साइड नदियों के नाम दे देते हैं और इस साइड है वो उद्गम स्थल के नाम देकर इसको मिलाने वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो सभी नदियों का उद्गम और प्रवाह और विलोपन, ये तीनों आपको याद होने जरूरी है। तो मेंथा नदी का प्रवाह है वो जयपुर के अंदर है, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है और जयपुर के अंदर ही ये समाप्त हो जाती हैं और सांबर झील के अंदर है वो गिर जाती है। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जो सांबर के अंदर नदियां गिरती है उनमें से सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी है वो मेंथा नदी है। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सांबर झील में गिरने वाली नदियों में से सर्वाधिक लवणीय नदी कौन सी है, तो मेंथा नदी उसका आंसर हो जाएगा। और अब बात करते हैं साबी नदी की। साबी नदी का उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर से इसका उद्गम होता है। स से साबी और स से सेवर की पहाड़ियाँ। प्रवाह की बात करें तो जयपुर और अलवर के अंदर साबी नदी का प्रवाह है और विलोपन पटौदी हरियाणा के अंदर होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, पटौदी हरियाणा तक ये नदी जाती हैं, साबी नदी। और इसकी विशेषताओं में बात करें तो जो जोधपुरा सभ्यता हैं वो साबी नदी के किनारे हैं और ये हैं जयपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, नाम से आप कंफ्यूज ना हो। जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है और साबी नदी के किनारे हैं। और इसकी एक और विशेषता है कि अकबर ने इस नदी पर
बांध बनाने का प्रयास किया था, ये भी आप नोट कर लीजिए। अकबर ने बांध बनाने का प्रयास किया था साबी नदी पर, यह भी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो अब 2 4 और छोटी छोटी नदियां हैं वो आंतरिक अफवाह तंत्र में रह चुकी हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। अमानी शाह नाला जिसे द्रव्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका उद्गम है वो नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्गम होता है। अमानी शाह नाला आपको नाम याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि अमानी शाह नाला कहाँ स्थित है, तो जयपुर के अंदर स्थित है। और प्रवाह की बात करें तो ये जयपुर के अंदर ही बहती हैं, छोटी सी नदी हैं। और विलोपन की बात करें तो जयपुर के अंदर जो कानोता बांध है उसके अंदर है वो अमानी शाह नाला या फिर द्रव्यवती नदी है, इसका विलोपन हो जाता है। और कानोता बांध की एक विशेषता है कि यहाँ पर राजस्थान की सबसे पहली मछली मंडी है वो स्थित है, मछली मंडी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कानोता बांध जयपुर में है और यहाँ पर मछली मंडी है वो स्थित है। और अब बात करते हैं कुकुंद नदी की। कुकुंद नदी पर बंद बारेटा बांध है वो बना हुआ है, भरतपुर के अंदर स्थित है। ये बंद बारेटा बांध फेमस है, इसीलिए आपको कुकुंद नदी का भी ध्यान में रखना होगा। और अब 2 छोटी नदियां और हैं, एक है रोहिली नदी और एक है नीमड़ा नदी। रोहिली नदी जैसलमेर में प्रवाहित होती है और नीमड़ा है वो बाड़मेर के अंदर प्रवाहित होती है। इन नदियों को पढ़ने की वजह यह है कि 2006 के अंदर बाड़मेर का जो कवास है यहाँ पर आई थी बाढ़, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2006 में बाड़मेर में जो कवास के अंदर बाढ़ आई थी उसमें किन नदियों में जल प्रवाह अधिक होने से बाढ़ आई थी। तो ये रोहिली और नीमड़ा नदी हैं, इनमें जल के प्रवाह की अधिकता के कारण 2006 में बाड़मेर के अंदर बाढ़ आई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से अपनी जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो हो चुकी है। वैसे तो कई सारी आंतरिक प्रवाह की छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन लगभग इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। और एक क्वेश्चन अपना और बचता है, उसको अपन कवर कर लेते हैं कि जो सांबर झील है उसके अंदर कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो अब अपन देखते हैं सांबर झील के अंदर गिरने वाली नदियों के बारे में, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, कई बार सेम क्वेश्चन आया है कि कौन सी नदी सांबर झील में गिरती हैं और सांबर झील में गिरने वाली सबसे लवणीय नदी कौन सी है। तो इसको अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो है सांबर झील स्थित कहाँ है, तो ये अजमेर, नागौर और जयपुर, अजमेर, नागौर और जयपुर की सीमा पर स्थित है सांबर झील, जो खारे पानी की झील है, यह आपको पता ही होगा। तो इसके अंदर जो नदियां गिरती हैं उसकी एक ट्रिक है, उससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो ट्रिक ये है, तो अपने मारवाड़ी में कहते हैं खारी मेथी खाऊसा। तो आपको पता होगा मेथी है वो खारी होती हैं, तो उसे आपको याद रखना है खारी मेथी खाऊसा। तो इससे ये अपनी जो नदियां हैं सांबर झील में गिरने वाली वो हो जाएगी। तो खारी से खारी नदी हो जाएगी, खारी नदी। मेथी से हो जाएगी मेंथा, मेंथा या फिर मेंढा नाम भी आपको मिल सकता है कहीं कहीं पर। और जो ये र है तो इससे हो जाएगी रूपनगढ़ नदी। खा से खारी और र से हो जाएगा रूपनगढ़ नदी, और मेथी से हो जाएगी मेंथा या फिर मेंढा नदी भी कह सकते हैं। और इस खा से हो जाएगी खंडेला, खंडेला नदी, ये भी सांबर झील के अंदर गिरती हैं। और इस सा से हो जाएगा सांबर, सांबर झील। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। खारी नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी और खंडेला नदी, ये 4 नदियां हैं वो सांबर झील के अंदर गिरती हैं। और इनमें से जो ये मेंथा नदी है ये सबसे लवणीय नदी हैं सांबर झील के अंदर गिरने वाली नदियों में से। तो खारी मेथी खाऊसा, इससे आपकी सांबर झील के अंदर गिरने वाली नदियां याद हो जाएगी। तो इस तरीके से अपना जो आंतरिक अफवाह क्षेत्र है, जो राजस्थान का 60% अफवाह तंत्र है, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अब अपन जो आगे अगले वीडियो में है वो
अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए और बढ़िया से नोट्स तैयार करके इनको याद करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।